नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पढ़ेंगे यूपी टेट का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था 2018 को, उसका बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी सीडीपी का जो पेपर है उसको आज हम इस वीडियो अंदर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आप भी अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली। तो दोस्तों, वीडियो एंड तो जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इससे पहले मैंने यूपी टेट के 2011 से लेकर 21-22 तक के ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के सभी प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए हैं और आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है: ए मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। बी मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। सी ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। या फिर डी ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ए जनतांत्रिक, बी सहानुभूतिपूर्ण, सी स्वेच्छाचारी, या फिर डी वांछनीय सूचना देने वाला। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वेच्छाचारी। तो दोस्तों, स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, जबकि जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचना देने वाला व्यवहार अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ए मास्लो, बी हर्जबर्ग, सी विक्टर ब्रूम, या फिर डी स्किनर। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्टर ब्रूम। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विक्टर एच ब्रूम ने दिया था, जबकि मास्लो ने अभिप्रेरणा की विशेष आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत और हर्जबर्ग ने अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत और स्किनर ने अभिप्रेरणा का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ए सामाजिक अंतःक्रिया, बी सूचना प्रक्रियाकरण, सी व्यक्तित्व, या फिर डी व्यवहार परिमार्जन। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूचना प्रक्रियाकरण। तो दोस्तों, अग्रिम व्यवहार का प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है, जबकि सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्तित्व और व्यवहार परिमार्जन अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ए रेखीय अभिक्रम, बी शास्त्रीय अभिक्रम, सी कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, या फिर डी तैयारी और सर्जन। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। तो दोस्तों, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, अर्थात छात्र सरल से कठिन की ओर सीखते हुए बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ए अनिश्चित से निश्चित की ओर, बी दृश्य से अदृश्य की ओर, सी सरल से कठिन की ओर, या फिर डी निगमन से आगमन की ओर। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निगमन से आगमन की ओर। तो दोस्तों, निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है? ए शिक्षण, बी योजना बनाना, सी प्रतिपुष्टि, या फिर डी प्रस्तावना। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योजना बनाना। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ए अनुप्रयोग, बी तुलना, सी पृथक्करण, या फिर डी अन्वेषण। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अन्वेषण। तो दोस्तों, अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। नेक्स्ट, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा: ए जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बी स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो दोस्तों, इन तीनों विकल्पों में से कौन से विकल्प ठीक है? ए और बी,
बी और सी ए और सी, या फिर डी ए बी सी यानी कि सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी सभी, ये सभी विकल्प हमारे ठीक होंगे। नेक्स्ट, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ए स्पर्श संवेदना, बी ध्वनि संवेदना, सी दृष्टि संवेदना, या फिर डी प्रत्यक्ष संवेदना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ध्वनि संवेदना। तो दोस्तों एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी के द्वारा बुलाए जाने पर वह ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। क्योंकि पढ़ते समय उसका ध्यान अपनी पाठ्य सामग्री पर था, वह अन्य संवेदना के द्वारा तुरंत अनुक्रिया प्रकट करने में सफल नहीं होगा। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ए जन्म से 2 साल, बी 2 से 7 साल, सी 4 से 8 साल, या फिर डी 5 से 8 साल। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 से 7 साल। तो दोस्तों 2 से 7 पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 साल होती है। संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में दोस्तों बांटा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ए विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, बी सी भविष्य की योजना की सूझबूझ, या फिर डी काल्पनिक भयों का अंत। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो दोस्तों भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, जबकि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और काल्पनिक भयों का अंत बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता है। नेक्स्ट, निम्न में से इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? ए विनय, बी चॉम्स्की, सी पावलोव, या फिर डी मास्लो। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चॉम्स्की। तो दोस्तों चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित है। वे भाषा वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक लेखक थे। अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन प्रारंभ किया और पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ए अधिगम के प्रयास एवं भूल, बी संकेत अधिगम, सी संज्ञानात्मक अधिगम, या फिर डी स्थान अधिगम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिगम के प्रयास एवं भूल। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि का परिणाम है। नेक्स्ट, गिरोह किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ए 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, बी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, सी 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, या फिर डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। तो दोस्तों 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण ग्रोह अवस्था एवं विलंब विकास से संबंधित है। इस आयु में बालक बालिकी की सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है। वह अधिक से अधिक समय दूसरे बालक बालिकाओं के साथ साथ व्यतीत करना चाहता है, जबकि रुचि सामूहिक क्रियाकलापों और खेलों में अधिक होती है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ए पूर्व संक्रिय अवस्था, बी मूल संक्रिय अवस्था, सी औपचारिक संक्रिय अवस्था, या फिर डी संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूल संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ए प्रेरणा, बी रुचि, सी अधिगम की इच्छा, या फिर डी विषय वस्तु का स्वरूप। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विषय वस्तु का स्वरूप। तो दोस्तों विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, जबकि पूर्व अधिगम शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता
मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, अभिप्रेरणा, थकान, वातावरण एवं सीखने की विधि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ए प्राथमिक लक्ष्य, बी मूल प्रवृत्ति, सी सहायता परक व्यवहार या फिर डी आक्रामकता की आवश्यकता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहायता परक व्यवहार। तो दोस्तों सहायता परक व्यवहार, दान, सेवा, निवास, समूह, ये सभी सामाजिक मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ए एल्गोरिदम, बी मानसिक प्रवृत्ति, सी स्वतः शोध या फिर डी प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वतः शोध। तो दोस्तों स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों की खोज नहीं की जाती, अपितु केवल उन्हीं विकल्पों की तलाश की जाती है जो संगत प्रतीत हो। पश्चात अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः शोध का उदाहरण है। नेक्स्ट, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? ए रॉस, बी एबिंगहास, सी स्किनर या फिर डी एम.एल. बिग्गी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एबिंगहास। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ए अभ्यास का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी साचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम या फिर डी तत्परता का नियम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। नेक्स्ट, अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ए व्यवहार, बी चिंतन, सी तर्क या फिर डी अभिप्रेरणा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यवहार। तो दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पावलोव हैं। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? ए नैमित्तिक अनुबंधन, बी प्राचीन अनुबंधन, सी समीपस्थ अनुबंधन या फिर डी चिन्ह अनुबंधन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नैमित्तिक अनुबंधन। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक बी.एफ. स्किनर ने किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ए अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बी अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, सी अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है या फिर डी अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना ए स्वायत्त या दृश्चिक क्रिया है, बी संज्ञानात्मक संकार्य है, सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है या फिर डी परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संज्ञानात्मक संकार्य है। तो दोस्तों कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। कॉलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। कॉलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ए वाक्यों के निर्माण से, बी शब्दों के निर्माण से, सी अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। तो दोस्तों अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से किसी भी नई भाषा को सीखना प्रारंभ किए जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। किसी नई भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उस भाषा के अक्षरों का ज्ञान, शब्द एवं वाक्यों में अक्षरों के प्रयोग करने का ज्ञान
होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते या होती हैं? ए, सामान्य और विशिष्ट छात्र, बी, केवल सामान्य छात्र, सी, केवल विशिष्ट छात्र, या फिर डी, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य और विशिष्ट छात्र। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा में साधारण, योग्य, लिंग, प्रजाति, दिव्यांगता, चिंता स्तर, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर और विभिन्न धर्म के छात्र छात्राओं को एक साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट अधिगम के एक नए आयाम खोलती है। नेक्स्ट, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ए, पठन दोष, बी, गणना दोष, सी, निरस्ता संबंधी दोष, या फिर डी, उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणना दोष। तो दोस्तों गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणित संबंधी त्रुटियों जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाव के क्रम में भूलों को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ए, अभिभावकों की भागीदारी ना होना, बी, अलगाव, सी, क्षमता निर्माण का अभाव, या फिर डी, संवेदनशीलता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवेदनशीलता। तो दोस्तों समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता, अभिभावकों की भागीदारी, एकता और क्षमता निर्माण आवश्यक हैं। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ए, दैहिक, बी, संज्ञानात्मक, सी, व्यवहारात्मक, या फिर डी, संवेदी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवेदी। तो दोस्तों संवेग का तत्व नहीं है, जबकि दैहिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक संवेग का तत्व है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।